राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि साहित्य क्लासेस के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य, और हिंदी अनिवार्य में आज हम पढ़ेंगे भारतवर्ष को अपनी कलम से सींचने वाली महान कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम लेते ही उनकी दो पंक्तियां याद आ जाती है, जो उनकी एक प्रसिद्ध कविता थी झांसी की रानी, और वो लिखा करती है, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी से संबंधित अर्थात देशभक्ति की कविताएं लिखने वाली महान कवयित्री का परिचय आज हम पढ़ेंगे। परिचय पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या पढ़ेंगे, उसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे, और अपने हिंदी अनिवार्य में ये पाठ 9वां है। 9वां पाठ आज हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले 8 पाठ हमने पढ़ लिए, और पद्य भाग का ये अंतिम पाठ है। इसके बाद हम गद्य में चलेंगे, और भी अपने पास जो अन्य किताबें हैं उन किताबों का अध्ययन करेंगे, संवाद सेतु का अध्ययन करेंगे। हिंदी अनिवार्य में जितने भी भाग है उन सभी का अध्ययन क्रमबद्ध रूप से करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत ही सार्थक होगा ये वीडियो, और ये अपना सेशन साहित्य क्लासेस जो है ये बहुत ही आपके लिए सार्थक होने वाला है। यानी आप इस साहित्य क्लासेस से 4 विषयों की कक्षाएं जो पढ़ते हैं उसमें इंग्लिश 10th और 12th, हिंदी अनिवार्य यानी कंपलसरी, हिंदी लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस, ये जो 4 विषय की कक्षाएं आप पढ़ते हैं, इन सभी कक्षाओं से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छी तरह से लाभान्वित होंगे, और आपके लिए बहुत ही सार्थक परिणाम लेकर के ये साहित्य क्लासेस दिलाएगा आपको। यानी साहित्य के क्षेत्र में और इन विषयों के क्षेत्र में आपकी पकड़ मजबूत करने का बहुत अच्छा प्रयास मैं कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा, आपकी प्रतिभा को निखारने में सहायक सिद्ध होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का परिचय याद करने पर 4 पंक्तियां उन्होंने जो कही थी वो आपसे कहना चाहूंगा। सबसे पहले इनका परिचय देखते हैं। परिचय में उन्होंने क्या कहा है, देखिए परिचय देखिए इनका। इसमें देखिए परिचय आपको इस प्रकार लिखना है, देशभक्ति से सराबोर भारतवर्ष की लोकप्रिय कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म पिता ठाकुर रामनाथ सिंह के घर में निहालपुर प्रयाग उत्तर प्रदेश में सन 1904 ईस्वी में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा अपने गांव में ही हुई। साहित्य में बचपन से ही रुचि होने के कारण 5 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने पहली कविता लिखी थी। 5 वर्ष की अल्प आयु में, कितने साल की उम्र में? 5 वर्ष की अल्प आयु में कविता लिखना बहुत बड़ी बात होती है। यानी 2 प्रतिभाएं जो होती है, एक तो सहजा प्रतिभा और एक आहार्य प्रतिभा। तो इनमें सहजा प्रतिभा का इनके अंदर समावेश था। सहजा प्रतिभा जिसको हम अंग्रेजी में गॉड गिफ्टेड कहते हैं, सहजा प्रतिभा की धनी थी ये। आंदोलन में, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने वाली देशभक्त कवयित्री, कई बार जेल भी गई। उन्होंने साहित्य और राजनीति को समान रूप से संपोषित किया। साहित्य में भी थी और राजनीति में भी थी। मूलतः कवयित्री थी। उनकी कविताओं में 2 प्रवृत्तियां प्रमुख रूप से मिलती है। पहली राष्ट्रीय भावना, दूसरी घरेलू जीवन के प्रति समर्पण। ये नहीं कि वे राष्ट्रीय भावना में कूद जाने के बाद अपने घरेलू या अपने परिवार के प्रति उनके जो कर्तव्य थे उन कर्तव्यों को भूल गए, नहीं, कभी नहीं। वह अपनी परिवार और समाज के प्रति भी उनका जो कर्तव्य था उसे बखूबी उन्होंने निभाया। उनकी राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त कविताओं पर सामयिक घटनाओं, देश प्रेम तथा संस्कृति की गहरी छाप स्पष्ट देखने को मिलती है। देखिए, ये गरीबों की दास थी, और एक उनकी एक कविता है मुरझाया फूल, यानी जिसमें उन्होंने एक गरीबों के प्रति अपने भारत के लोगों को दया दिखाने के लिए, भारतीय लोगों को, गरीबों को सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए 1-2-4 लाइनें कही है। और कवित्री क्या कहती है, ये मुरझाया हुआ फूल है इसका हृदय दुखाना मत, ये मुरझाया हुआ फूल है इसका हृदय दुखाना मत, स्वयं बिखरने वाली इसकी पंखड़ियां बिखराना मत।
गुजरो अगर पास से इसके, इसे चोट पहुंचाना मत, जीवन की अंतिम घड़ियों में देखो इसे रुलाना मत। यानी उन्होंने एक फूल से तुलना करके और भारत के जो गरीब लोग हैं उनको संपोषित करने का आह्वान उन्होंने अपने देशवासियों से किया है। बहुत ही नैसर्गिक प्रतिभा की धनी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कार्यशैली से जटिल विषय को सहज और सरल शब्दों में व्यक्त किया है। जटिल से जटिल, देखिए उन्होंने एक जगह वो लिखती है, अंग्रेजों का जब सामना हुआ रानी लक्ष्मीबाई से, तब उन्होंने क्या लिखा था, बहुत खूब लिखी है ये लाइन कि लेफ्टिनेंट बोकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों। यानी कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है। भाव अभिव्यक्ति का इतना गहरा तादात्म्य बहुत ही कम रचनाकारों में मिलता है। यानी इनकी जो रचना है उनमें तादात्म्य जो है, यानी उनमें जो समानता है, उनमें जो सामंजस्य है, कोऑर्डिनेशन का जो भाव है, वो केवल और केवल इनकी लेखनी में मिलता है, इनकी काव्य विशेषताओं में ही मिलता है। यह था इनका सामान्य परिचय। अब इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी इसके बारे में देखिए। इनकी रचनाएं हैं मुकुल, बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र और चित्रार। भारतवर्ष में देशभक्ति को अपनी कलम से सींचने वाली ये महान कवयित्री मात्र 43 वर्ष की उम्र में अर्थात सन 1948 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गई। प्रिय विद्यार्थियों, परिचय आपको, मैं उम्मीद करता हूं आपको परिचय याद हो गया होगा, क्योंकि इतने अच्छे महान कवयित्री का परिचय आपने सुना और सुनते ही शायद याद हो जाना चाहिए। अपने यहाँ पर जो ग्रुप बने हुए हैं उन ग्रुप्स में तो आप देखते ही रहे हैं। इसके अलावा मैं ये चाहता हूं कि आप इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास लेसन अपलोड होते ही आपके पास लेसन का नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप आगे नहीं, एक समय का नहीं है, बहुत लंबे समय का अपना ये रिश्ता है। इसकी जो कविता है मेरा नया बचपन, उस कविता को अपन देखते हैं, उस कविता पर चलते हैं। देखिए यहां से इनका है मेरा नया बचपन, इनकी जो कविता है उस कविता को हम पढ़ेंगे। कविता में मेरा नया बचपन, यानी इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे परिचय अपन ने पढ़ा, परिचय के अलावा हम पढ़ते हैं प्रसंग। प्रसंग के अलावा होती है व्याख्या और इसका तीसरा, यानी जो इसके बाद करते हैं वो विशेष होता है। यानी उस काव्य में आपको क्या विशेष दिखाई देता है उसके बारे में लिखा जाता है। मेरा नया बचपन इनकी कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है और इस कविता को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और सुनकर के, यानी वैसे ये खड़ी बोली में लिखी हुई कविता है तो इसे आप अच्छी तरह से सरलार्थ में लिख भी सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे पढ़ लेते हैं और पढ़ करके इसकी जो व्याख्या है वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। आपको अपने शब्दों में लिखना है, शब्द अपने होने चाहिए। यानी कोई भी हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, अपने शब्दों में जो बात लिखी जाती है उसका असर परीक्षक पर सबसे अधिक होता है। अपने शब्द लिखने के लिए, यानी हम अपने शब्द लिखते हैं, उसके लिए हमारी एक शैली होती है और वो शैली विकसित करने के लिए हमें अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, हिंदी के पाठों का अध्ययन करना, शब्दार्थ देखना, और जैसे मान लो आपके सामने आपके टीचर किस शैली में पढ़ा रहे हैं उस शैली का प्रयोग करना, ये बहुत आवश्यक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप भी इसी प्रकार देखेंगे कि मेरे जो टीचर है वो किस शैली में पढ़ा रहे हैं। देखिए सबसे पहले अपन देखेंगे यहां से यहां तक, यानी लगभग इतनी लाइनें कविता आती है। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे खुशी मस्त मेरी, सबसे मस्त खुशी मेरी, चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चीथड़ों में रानी। कितनी सुंदर कविता है। कवित्री क्या कहती है कि हे बचपन, बार बार मुझे तुम्हारी मधुर स्मृतियां याद आ रही है, मधुर स्मृतियों में खो जाती हूं, बार बार आती रहती है और मुझे लगता है कि बचपन के जाने के साथ मेरी जीवन की जो मस्त खुशी थी वो चली गई। गया ले गया तू जीवन की, अर्थात हे बचपन, तुम्हारे साथ मेरे जीवन की जो मस्त खुशियां थी
आनंद था वो ले गया। प्रसन्नता चली गई और बचपन में क्या चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, यानी बचपन में बिना किसी चिंता के खेलना, स्वच्छंद होकर के निर्भीक होकर के घूमना फिरना, ये एक जीवन का अनोखा आनंद हुआ करता था। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। हे बचपन, वह अतुलित आनंद अर्थात जिसका कोई शानी नहीं है, उस आनंद को मैं कैसे भूल सकती हूं। और उस बचपन रूपी जो आनंद है या बचपन के खेल का जो आनंद है, बचपन के जीवन का जो आनंद है, बाल्यकाल का जो आनंद है, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। कितनी अच्छी लाइन है। यहां से आपको प्रश्न बन सकता है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि छुआछूत का ज्ञान नहीं था, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी से पंक्ति से कवित्री का क्या आशय है, यहां से आ सकती है लाइन। तो कवि क्या कहना चाहता है? कवित्री कहना चाहती है कि बचपन में मन में किसी प्रकार के किसी के प्रति छुआछूत या ऊंच नीच का कोई भाव नहीं होता है। और उस समय तो बनी हुई थी वह झोंपड़ी, उस समय तो स्वयं को झोंपड़ी और फटे पुराने कपड़ों के बीच पलने वाली किसी रानी से कम नहीं समझा करती थी। यानी मैं उस समय तो गरीबी अमीरी का अर्थ भी नहीं जानती थी कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये निम्न वर्ण का है। इस प्रकार की बातें बचपन में, बाल्यकाल में बचपन में बालक है वो नहीं जानता है। तो सबसे बड़ा आनंद था कि ये दूध के कुल्ले मैंने जूस अंगूठा सुधा पिया, चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। कवित्री क्या कहना चाहती है? कवित्री कहना चाहती है कि बचपन के सभी आनंद दूध पीते पीते मुंह से निकाल देना, कि ये दूध के कुल्ले अर्थात दूध पीते पीते मैंने मुंह से दूध निकाल देना और अंगूठा चूस करके अमृत का सा पान करना अर्थात खुशी में खो जाना, अपना अंगूठा बड़े भाव से चूसना, ये सभी बच्चों की सहज क्रियाएं कैसे भूली जा सकती है। किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया, यानी अपनी किलकारियों और किल्लोलों से घर के सूनेपन को भर दिया करती थी। अपनी किलकारियों और किल्लोलों से, छोटा बच्चा जब किलकारियां करता है, किल्लोल करता है, तो घर में एक अलग सी रौनक छा जाती है। तो मैंने सूने घर को आबाद कर दिया था, अर्थात ऐसा लगता था कि इस घर में कोई रहता है। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे। उस समय की बात पर, यानी किसी छोटी सी बात पर रोना मचलना सभी को बड़ा आनंदित, सभी को आनंद दिया करता था। यानी जैसे छोटा बच्चा जब रोता है, मचलता है, रूठता है, तो माता पिता को बहुत अच्छा लगता है। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे। यानी बचपन में तो रोना और मचल जाना भी माता पिता के आनंद की घड़ियां हुआ करती थी। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, अर्थात छोटी सी बात के लिए रो करके, और आंसुओं की धारा इस प्रकार बहती थी जैसे कोई जयमाला पहनाते थे, अर्थात आंसू निकाल करके और घर वालों से अपनी बात को मनवा लिया करती थी। आंखों से मोती जैसे बड़े बड़े आंसू ढुलकने लगते थे और लोग या घर वाले मुझे मनाने लगते थे, और उसे अपने मचलने से मुझे मन चाही विजय माला मिल जाती थी। मैं रोई मां काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया। जो ही मुझे रोता हुआ देखा तो मां संपूर्ण काम छोड़ करके आई और मुझे गोद में ले लिया। झाड़ पहुंचकर चूम चूम के गीले गालों को सुखा दिया, और मां मुझे लाड प्यार से अर्थात अपने हृदय की भावनाओं से मुझे चूमती हुई, मेरे जो आंसुओं से गाल गीले हो जाते थे उन्हें चूम चूम करके, लाड प्यार करके और उन्हें सुखा दिया करती थी। दादा ने चंदा दिखलाया, नैन नीरयुत दमक उठे, और मुझे रोते देखकर दादा ने अपनी गोद में लेकर के मुझे चंद्रमा की ओर कहा कि ये चंदा मामा है। नैन नीरयुत दमक उठे और तुरंत ही मैं रोना मचलना भूल करके और मेरे नेत्रों में चंद्रमा को देख करके खुशियां छलक उठती थी। तुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे, और जब मैं
रोना छोड़ करके हंसना शुरू कर देती थी तो सारे घर वाले खुश हो जाते थे, सबके चेहरे चमक जाते थे, अर्थात मेरे रोने की का जो उन्हें दुख होता था वह काफूर हो जाता था। आगे कवित्री कहती है कि वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई, लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी, कानों में मैं चंचल छेल छबीली थी, दिल में एक चुभन सी थी, ये दुनिया अलबेली थी, मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। जब बालक बाल्यकाल में होता है तो सभी के साथ घुल मिल करके खेलता है, और बालिका कहती है कि जब थोड़ी सी बड़ी होने लगी तो मैं उस बचपन के साम्राज्य को छोड़ करके और मैं बड़ी होने लगी। अर्थात कवित्री कहती है कि किशोर अवस्था की ओर बढ़ने पर मेरे मन में उठने वाली भावनाओं को प्रकाशित करना, यानी धीरे धीरे बचपन बीता और वो सुखों से भरा हुआ आनंद, बचपन के साम्राज्य को छोड़ करके मैं कुछ बड़ी हो गई थी। अब उसके मन की सरलता का स्थान एक मस्ती ने ले लिया था, लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। अरे उसे लगता था कि उसका कुछ छिन गया है, लुट गया है, अर्थात किसी ने उसे ठग लिया था, उसका बचपन उससे दूर हो गया था। कुछ लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई, और वह दौड़ दौड़ कर अपने द्वार पर खड़ी होती थी। उसके मन में घर के बाहर के संसार को देखने की उत्सुकता भरी रहती थी, लेकिन उसकी आंखों में भोलेपन के स्थान पर अब संकोच आ गया था। लाज भरी आंखें थी मेरी, जब बालक मन में थी तब वो कहीं भी चली जाती थी, लेकिन अब जो ही उसने किशोरावस्था में प्रवेश करने पर अब उसकी आंखों में लाज अर्थात शर्म आने लग गई थी, और मन में उमंग रंगीली थी, लेकिन मन में बाहर के दृश्यों को देखने की एक उमंग थी, मन में चाव था। तान रसीली थी, कानों में मैं चंचल छेल छबीली थी, और मेरे मन में बाहरी दृश्यों को देखने की जो तान है, बाहरी दृश्यों का जो कोलाहल है, वो मेरे कानों में गूंज रहा होता था। बार बार मेरा मन करता था कि मैं उन्हीं दृश्यों में शामिल हो जाऊं। यानी उसकी आंख लाज से झुकने लगी थी, मन में एक प्रेम भरी सिहरन सी भरने लगी थी, कानों में मधुर ध्वनियां गूंजने लगी थी, और चंचल और बन ढन कर रहने वाली युवती बनने जा रही थी। अब अलबेली होने जा रही थी, मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। आगे क्या कहती है कि दिल में एक चुभन सी थी, ये दुनिया अलबेली थी। कवित्री कहती है कि जवानी में प्रवेश करते ही उसकी मनोभावनाएं बदलने लगी। दिल में एक चुभन सी थी, ये दुनिया अलबेली थी, अर्थात किशोरावस्था की दुनिया कुछ अलग थी। मनोभावनाएं बदलने लगी, उसके मन में एक मधुर कसक सी उठने लगी। मन में एक पहेली थी, सबके बीच अकेली थी, और वह मन की बातों को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह सभी के बीच में बैठी हुई भी अकेलापन महसूस कर रही थी। जवानी की वह दुनिया बड़ी अनोखी और आकर्षक थी। उसके मन में जीवन को लेकर अनेक प्रश्न और उत्सुकताएं जागने लगी थी। उसे लगने लगा कि इतने प्रियजनों के बीच में रहते हुए भी उसका कोई साथी, विश्वस्त साथी नहीं मिल पा रहा है, और वह अपने आप को अकेला महसूस करने लगी थी। आगे कवित्री कहती है कि मिला खोजती थी जिसको है बचपन ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। कवित्री कहती है कि मैं मिला खोजती थी, अर्थात मैं उस उम्र में जिससे बचपन ने मुझे ठगा दिया था, मैं उसी बचपन को पुनः खोज रही थी, अर्थात मेरे मन के भावों को व्यक्त करने वाला साथी की खोज कर रही थी। अरे जवानी के फंदे में, अर्थात हे बचपन, तू मुझे जवानी के फंदे में फंसा करके और चला गया, माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है। कवित्री क्या कहती है? कवित्री कहने लगी कि अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। यानी क्या कहती है? वो कहती है कि अपनी मनोभावनाओं को साझा करने वाला कोई नहीं मिलता, और मन ही मन जिससे मिलने के उत्सुक थी, यौवन उसे मिला तो सही, पर लोग उसे बचपन से उसने छल लिया, और उसने उसे जवानी के मधुर जाल में उलझा दिया। अब आगे कहते हैं कि माना मैंने,
माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है। कवित्री कहती है कि युवावस्था सबसे अनोखा समय होता है। युवावस्था का सबसे अनोखा समय होता है, सबसे निराला समय होता है। आकांक्षा, पुरुषार्थ, ज्ञान का उदय मोहने वाला है। और किशोरावस्था के समय में मन में आकांक्षाएं होती है, इच्छाएं होती है, कुछ कर दिखाने के सपने होते हैं, पुरुषार्थ होता है और उदय मोहने वाला था, अर्थात ज्ञान का उदय होने वाला जीवन का एक परिवर्तन काल होता है। किंतु यह झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना। किंतु कवित्री कहती है परंतु जवानी आते ही व्यक्ति को अनेक संघर्ष झेलने पड़ते हैं। किंतु ये झंझट है भारी, अर्थात झंझट यानी ये कौन, यह है यानी किशोरावस्था। किंतु किशोरावस्था जो है वो एक जीवन का भारी झंझट है, भारी परिवर्तन है। उसके लिए सारा संसार संघर्ष बन जाता है, संघर्ष का क्षेत्र बन जाता है। कई संघर्ष करने पड़ते हैं, चिंताएं घेरने लगती है, कभी कभी तो जीवन बोझ जैसे लगने लगता है। यानी चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना, अर्थात कभी कभी तो जीवन है वो बोझ सा लगने लगता है। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति। बचपन को पुनः स्मरण करती हुई कवित्री कहती है कि हे बचपन एक बार पुनः आजा और मुझे वही पुरानी निर्मल शांति प्रदान कर दे। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली ये अपनी प्राकृत रूप से यानी प्राकृत रूप से जो शांति है, विश्रांति है, विश्राम की जो अवस्था थी उस अवस्था को ला करके मेरे मन की चिंताएं मिटा दे। आगे क्या कहती है? आगे कहती है कि वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। वह भोली सी मधुर सरलता, अर्थात बचपन के जीवन की या बचपनी यादों को स्मरण करते हुए कवित्री कहती है कि मेरे जीवन की वो मधुर सरलता और निष्पाप जीवन को पुनः मेरे जीवन में उतार दे या मुझे पुनः प्रदान कर दे। क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, अर्थात इस अवस्था में मुझे जो दुख और संताप और संघर्ष झेलना पड़ता है, क्या है बचपन तू मेरे पास आकर के और मुझे पुनः वो सुख प्रदान करेगा। आगे, मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बटिया मेरी, मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। मैं बचपन को याद कर रही थी, बचपन की मधुर स्मृतियों में खोई हुई बचपन को पुनः बुला रही थी। तभी छोटी सी मेरी बेटिया बोलकर के मुझसे कहा, और जब जो ही उन्होंने मुझसे कहा तो नंदन वन सी फूल उठी वे छोटी सी कुटिया मेरी, अर्थात छोटा सा मेरा घर था वो नंदन वन की तरह फूल उठा, अर्थात वन है वो घर के रूप में आबाद हो गया। कवित्री कहती है कि बचपन से लौट आने का अनुरोध कर रही थी, तब वो क्या कहती है कि बेटी अचानक उसे माँ कहकर पुकार उठी। कवित्री ने अचानक उसकी ओर देखा और देखती रह गई। माँ ओ कहकर बुला रही मिट्टी खाकर आई थी, माँ ओ कहकर बुला रही मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। और वह छोटी सी बिटिया ऐसा लग रहा था जैसे प्रसन्नता का स्वर्ग या उनका घर जो है वो नंदन वन के समान हो गया हो। बिटिया जो है वो मिट्टी खा करके आई थी, कुछ मिट्टी उसके मुंह में थी और मुझे प्यार से खिलाने के लिए आई थी। तब ये माँ कहती है, यानी नंदनवंशी, यानी इसमें ना नंदनवंशी का अर्थ है यानी इसमें उपमा अलंकार है, ये ध्यान रखना, इसमें उपमा अलंकार भी है। आगे क्या कह रही है देखिए, पुलक रहे थे अंग दृगों में कौतूहल सा था छलक रहा, कौतूहल था छलक रहा, मुंह पर थी आलाद लालिमा विजय गर्व था झलक रहा। कवित्री की बिटिया जो मिट्टी खा करके आई थी और उसकी मनुहार कर रही थी, उसका अंग अंग रोमांचित था। पुलक रहे थे अंग, अर्थात उसका अंग अंग रोमांचित था, अंग अंग खुश थे। दृगों में कौतूहल, अर्थात उसकी आंखों में अनोखापन था, कुतूहल था जो स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उल्लास से मुंह लाल हो रहा था, मुंह पर थी आलाद लालिमा, यानी उल्लास से उनका मुंह है वो लाल हो रहा था। विजय गर्व था झलक रहा, और मिट्टी खाने के इस कृत्य पर वह गर्वित सी दिखाई दे रही थी। जब कवित्री ने उनसे पूछा कि क्या खाकर के आई, मैंने पूछा क्या लाई, बोल उठी मां काओ। काओ यानी छोटी बच्ची की बात है ये, यानी खाओ, इसका अर्थ है
खाओ। जब मैंने पूछा कि बिटिया क्या लाई हो, तब बिटिया ने कहा कि माँ खाओ, अर्थात जो मैं लाई हूं तुम खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। कवित्री कहती है जब मैंने उससे पूछा तो तोतली बोली में वो बोलती है कि माँ तुम खाओ। नन्ही बिटिया के ये बोल सुनते ही मेरा हृदय वात्सल्य से भर गया और स्वादिष्ट वस्तु को तुम ही खाओ मैंने ऐसे कहा। पाया मैंने बचपन फिर से बचपन बेटी बन आया। पाया मैंने बचपन फिर से बचपन बेटी बन आया। उसकी मंजू मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। कवित्री क्या कहती है कि कवित्री को लगता है कि जिस बचपन को वो वर्षों से खोज रही थी, पाया मैंने बचपन फिर से, अर्थात जिस बचपन को मैं वर्षों से खोज रही थी, वही बचपन आज मेरे घर में बेटी बनकर के बचपन ने पदार्पण किया और अब उसे बेटी के रूप में मैंने प्राप्त कर लिया। जो बचपन उसे छोड़ करके चला गया था वह फिर से वापस आ गया था। मैं भी उसके साथ खेलती हूँ, खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके हाथ स्वयं में भी बच्ची बन जाती हूँ। कवित्री कहती है कि बेटी के मुख से जो तोतली बोली में माँ खाओ या जो भी है, तो उसके साथ साथ मैं भी उच्चारण करती हूँ। मात्र हृदय से और उसका वात्सल्य उमड़ पड़ता है माँ का, और फूल की भांति उनका हृदय खिल उठता है। और ये है वात्सल्य में अपनी बेटी से कहती है कि तुम ही खाओ बिटिया, तुम ही खाओ। इस प्रकार स्वयं भी बच्ची सी बनी हुई लगती है। मिलकर उसके साथ मैं बच्ची बन जाती हूँ, जिसे खोजती थी वर्षों से, अब जाकर उसको पाया। कवित्री कहती है कि जिस बचपन को मैं वर्षों से खोज रही थी, उसी बचपन को मैंने आज प्राप्त किया है मेरी बेटी के रूप में। और बेटी की भोली भाली बातें सुनकर के, मनमोहक क्रीड़ाओं को देख करके स्वयं भी बच्ची की तरह व्यवहार करती हुई मुझे ये लगता है कि मेरा बचपन पुनः लौट आया है। भाग गया था मुझे छोड़कर, बचपन फिर से आया। अर्थात जो बचपन उसे रूठ करके चला गया था, मुझे छोड़ करके, अकेला छोड़ करके चला गया था, वही बचपन आज मेरे पास पुनः आ गया है। वही बचपन है वो मेरे पास फिर से आ गया है। इसमें देखिए कुछ थोड़ा थोड़ा अपन देख लेते हैं कि इसमें कहां कौन सा अलंकार है। यहां पर देखिए इसमें जवानी के फंदे, इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है इसमें। उम्मीद करता हूं कि ये पाठ आपके कोर्स में आपको पसंद आया होगा। और हिंदी अनिवार्य का पद्य भाग अपना कंप्लीट हो गया है। अब अपन को क्या करना है, इससे संबंधित पाठ 1 से लेकर के 9 तक के प्रश्नोत्तर करने हैं। क्या करने हैं? प्रश्नोत्तर करने हैं। प्रश्नोत्तर कौन से? जैसे मान लो इनके बीच में से कौन से प्रश्न बनते हैं, एक। दूसरी बात, इनके पीछे यानी पाठ समाप्त होने के बाद जो प्रश्न दिए गए हैं वो, यानी इनमें से मुख्य प्रश्न जो है वो आपकी परीक्षा के लिए जो मुख्य प्रश्न बनते हैं उन सभी का अध्ययन हम करेंगे और अगले वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।